Hello, friends. Good morning and welcome to daily news analysis of the Hindu. Today, the date is 5th April. So, let's get started. First news is with respect to now, government will require the parents to record their religion जब वो बर्थ रजिस्टर कर रहे होंगे बच्चे का. ओके, पहले भी करते थे बट उस टाइम क्या है कि सिर्फ पेरेंट्स का पूछ लिया जाता था इन जनरल कि आपका क्या है. बट अब आपको सेपरेटली बताना होगा फादर का भी मदर का भी. ओके, अर्लियर ओनली दी फैमिलीज रिलीजन कि आपकी फैमिली कौन सा रिलीजन फॉलो कर रही है ये पूछ लिया जाता था. बट इंटर रिलीजन मैरिज और ये सब होता रहता है तो इसलिए अब फादर मदर दोनों का रिलीजन बताना होगा. बट अगेन आपके यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी. यहाँ पे आई टोल्ड यू जब इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आए थे उसके पहले प्रोविजन क्या था कि कंपनी पिछले 3 साल का जो उसका प्रॉफिट रहा होगा उस प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% मैक्सिमम डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को. ठीक है, अरुण जेटली जी ने जब इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आए तो ये लिमिट हटा दी. अब नतीजा क्या हुआ कि कोई भी कंपनी जैसा कि हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड में देखा 2 करोड़ का प्रॉफिट है और डोनेट कर रहे हैं 180 करोड़. तो सीधी सी बात है कि ये रिश्वत है, एक तरह की ब्राइब दी जा रही है, ब्लैक मनी दिया जा रहा है. राइट, एंड देन दे क्लेम कि हम तो क्लीन कर रहे हैं पॉलिटिकल फंडिंग को. ओके, तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि 55 कंपनीज जो थी जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड से डोनेशन दिया उन्होंने 77.5% की लिमिट से ज्यादा ही दिया है. दिया क्या है, लिया गया है जबरदस्ती रेट डाल डाल के. ओके, तो ये और इसके अलावा एक और चीज जो इन्होंने चेंज की थी वो ये कि आपको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होना जरूरी ही नहीं है अब तो. है? और ना ही आपकी कंपनी ऐसा कोई, जैसे यहाँ पे देखिए 3 साल का प्रॉफिट पूछ रहे हैं ना, यानी कि एक चीज श्योर है कि आपकी कंपनी ऐसा नहीं है कि आज बनी हो या इसी साल बनी हो, एटलीस्ट 3 साल से चल रही हो और प्रॉफिट में चल रही हो. बट यहाँ तो इन्होंने ये लिमिट भी हटा दी और आप आज रजिस्टर कीजिए कंपनी को. ओके, और आप डोनेट कर दीजिए पॉलिटिकल पार्टी को और आपका ब्लैक का वाइट हो गया. उसके बाद आप कंपनी बंद कर दीजिए. इसे कहते हैं शेल कंपनी. और ऐसी कई शेल कंपनीज जो आगे आई उन्होंने अपनी फंडिंग दी पॉलिटिकल पार्टी को, उसके बाद वो बंद हो गई. ठीक, तो इस तरीके से ब्लैक को पूरा वाइट किया गया है. और जैसे कि अभी जस्टिस बीवी नागरत्ना इन्होंने कहा एक दिन एक कॉन्फ्रेंस में कि डीमोनेटाइजेशन जो था इट वॉज अ वंडरफुली डिजाइन स्टेप टू कन्वर्ट ब्लैक इनटू व्हाइट. क्योंकि ये सब सुप्रीम कोर्ट जजेस के स्टेटमेंट हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने वैलिड हैं. कचाथीबू आइलैंड, ये 50 ईयर्स पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है. ये श्रीलंका का स्टैंड है कि इस पे कोई बात नहीं होगी दोबारा. जो सेटलमेंट होना था वो 74 और 76 के एग्रीमेंट में हो चुका है. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस मुद्दे को दोबारा छेड़ दिया है जो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया है. बाकी ये सब पॉलिटिकल न्यूज स्किप करते हैं, हम काम की न्यूज पे चलते हैं. नो सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल. अब देखिए यूक्रेन से जब वॉर शुरू हुई तो वर्ल्ड ने क्या कहा कि रशिया के पास आने वाला जो रेवेन्यू है उसको ड्राई अप कर देते हैं ताकि वो फंड ना कर पाए वॉर अगेंस्ट द यूक्रेन. अब रेवेन्यू ड्राई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रेवेन्यू आता है रशिया के पास वो आता था इसके ऑयल एंड गैस इंपोर्ट गैस एक्सपोर्ट से. और गैस एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट जो था वो था वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन. ठीक है, या वेस्टर्न यूरोप कह लीजिए. ठीक है, ये कंट्रीज थी गैस का सबसे बड़ा मार्केट. जर्मनी हो गई, नॉर्डिक कंट्रीज हो गई. तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम आपकी गैस इंपोर्ट नहीं करेंगे. ये हालांकि वो करते रहे क्योंकि उनके यहाँ विंटर्स जब आते हैं तब उसकी जरूरत पड़ती है उन्हें. ठीक है, तो वो इंपोर्ट करते रहे. बट ऑयल पे काफी ड्राइनेस हो गई क्योंकि ऑयल के और भी सोर्सेज थे ना. यूएसए से ऑयल लेने लगे वो लोग, वेस्ट एशिया से लेने लगे. तो रशिया का ऑयल उन लोगों ने थोड़ा सा कम कर दिया. और रशिया को चाहिए था न्यू मार्केट और चाइना उसके लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा मार्केट था परमानेंट. और उसने इंडिया को भी ऑफर किया कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, काफी हैवी डिस्काउंट दूंगा, आप भी मुझसे ऑयल लीजिए. तो इंडिया भी ऑयल लेने गया और चाइना भी ऑयल लेने गया रशिया के पास. ठीक है, तो उसके उसके रेवेन्यू ड्राई नहीं हो पाए, उसकी इकोनॉमी चलती रही. बस ये कह सकते हो कि उसकी इकोनॉमी जो कंज्यूमर बेस चल रही थी वो आज मिलिट्री बेस्ड इकोनॉमी हो गई. आर्म फोर्सेस और वॉर मशीनरी को चलाने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए बस वही सब उनकी इकोनॉमी में आज ज्यादा बनाया जा रहा है. ऑलराइट, अब इससे रिलेटेड एक टर्म आया था जिसमें इन लोगों ने प्राइस कैप लगा दी थी. इन लोगों ने कहा था वेस्टर्न कंट्रीज ने कि अगर आप रशिया से ऑयल ले भी रहे हो तो आप $60 पर बैरल से ज्यादा उसको पे नहीं करोगे. तो अब ये बताइए कि ऑयल प्राइस कैप लगाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ा. क्योंकि देखिए इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं जो टैंकर्स वगैरह है ना ये लीज पे लेते हैं हम लोग भी वेस्टर्न कंट्री से. हमारे पास नहीं है उस तरह की शिप्स, ऑयल टैंकर्स वगैरह. उसके बाद ऑब्वियसली शिपिंग्स में कुछ ना कोई रिस्क रहता है तो इंश्योरेंस भी लिया जाता है इनके लिए. और ये इंश्योरेंस देने वाली भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज है. तो ये दोनों बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएंगे अगर आप $60 से ज्यादा यानी प्राइस कैप से ऊपर रेट देते हो रशिया को. तो
ठीक है। बट इंडिया ने फिर भी किया, इंडिया ने ऑयल परचेज भी किया, ठीक है। उसने प्राइस कैप को ब्रीच भी किया कई बार को, जो लिमिट लगाई गई थी इन पे। इंडिया को फर्क नहीं पड़ा। इंडिया ने कहा कि देखिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें हमारे यहाँ खुद के रिजर्व्स है नहीं ऑयल के, हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग मोड में है, अभी सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की ग्रोथ में, तो हमें इसकी जरूरत है, ये कंपल्सन है हमारा। तो फाइनली यूएस ने ये एग्री किया है, ठीक है हम कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे इंडिया पर फॉर बाइंग रिफाइनिंग रशियन ऑयल। और रशियन जो ऑयल है उसको कहा जाता है यूराल, यूराल ऑयल। ठीक है, मैटर समझ में आया, ये प्राइस कैप क्यों इंपॉर्टेंट था। और दूसरा, रशिया के टर्म्स में ही सैंक्शन की बात और की जाती है जब S-400 मिसाइल सिस्टम की बात आती है। इसके लिए ये लोग लेकर आए थे अमेरिका कार्डसा सिस्टम। तब भी उन्होंने वार्न किया था कि अगर इंडिया ने S-400 खरीदा रशिया से तो हम उसको कार्डसा के अंडर सैंक्शन करेंगे। बट इंडिया ने फिर भी खरीदा। इंडिया ने यही कहा कि देखिए फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी, वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, आपका स्टैंड जो है वही हमारा भी स्टैंड हो, ये जरूरी नहीं है। तो हमने S-400 भी परचेज किया, हमने रशिया से ऑयल भी परचेज किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेट फ्रॉम द यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अब फॉर सैंक्शन। ठीक है, तो अब फाइनली यूएस थोड़ा सा कंसिलिएटरी मोड में आया है कि ठीक है इंडिया खरीद सकता है यूराल ऑयल्स। ओके, और ये अब जो प्राइस थी रशियन ऑयल की वो भी बढ़ के $80 पर बैरल की हो गई, यानी वो जो प्राइस कैप था $60 वो कोई नहीं मान रहा, ठीक है, इंडिया तो नहीं मान रहा एटलीस्ट। Major purchase. Since the war began in Ukraine in 22, India and China have become the major purchaser of Russian oil. India was pursuing and इसके लिए व्लादिमीर पुतिन ने प्रेज भी किया इंडिया को, that India is pursuing an independent foreign policy despite pressure from the West to curtail trade, energy and defense ties. The largest foreign investment in India has come from Russia, that is $23 billion was invested. और रशिया कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? रशिया इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया की ऑयल रिफाइनरीज में, क्योंकि रशिया वहां से जो भेज रहा है वो क्रूड ऑयल है, उसको लाया जाएगा इंडिया, फिर उसको रिफाइन किया जाएगा हमारी रिफाइनरीज में, जैसे जामनगर में बहुत बड़ी रिफाइनरी है रिलायंस की। ओके, उसमें रिफाइन किया जाएगा उस ऑयल को, फिर उससे बनाया जाएगा पेट्रोल, डीजल, वैक्स, कैरोसिन एंड ऑल अदर थिंग्स। ओके, तो ये जो प्राइस कैप इम्पोज किया था रशिया पे G7 कंट्रीज ने दिसंबर 22 में, वो उसमें उन्होंने कहा था कि आप $60 बिलियन से, सॉरी $60 पर बैरल से ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको फिर शिप्स, इंश्योरेंस और जो अदर सर्विसेज दी जाती है कंपनीज के द्वारा जो G7 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं वो नहीं मिलेगी। बट इंडिया ने फिर भी उसकी परवाह नहीं की। रशिया ने बहुत ही हैवी डिस्काउंट के साथ ऑफर किया था हमें ऑयल, $12 टू $19। बट अगेन इसका इंडिया की जो पब्लिक है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि जो भी बेनिफिट गया वो सीधे गवर्नमेंट को गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंटेड ऑयल तो आया इंडिया में, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिए, और जिसके बेनिफिट जनता को पास ऑन नहीं हो पाए, सिर्फ गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इंक्रीज हो देखने को मिला। Indian buyers facing problems over payment for oil in other currencies. Now, there is one more system known as SWIFT. ये वर्ल्ड ओवर जो ट्रांजेक्शन होते हैं कंट्रीज के बीच उसको मैनेज करता है। बट क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लग गए तो हमें उसको पेमेंट करने में काफी दिक्कतें आ रही थी, फिर हम लोग लेकर भी आए थे रुपी रूबल अरेंजमेंट, ठीक है, ताकि एक तरीके से हम लोग अपनी लोकल करेंसी में कर सकें। लेकिन फिर ये रियलाइज हुआ कि हम लोग रशिया को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बहुत कम है, और रशिया हमें जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो हो ये रहा था कि रशिया हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से, तो रशिया के पास इंडियन करेंसी रुपी इकट्ठे होते जा रही थी। राइट, अब इकट्ठी होती जा रही थी और ये पैसा रशिया तो जा नहीं रहा था, ये रखा था इंडिया के बैंक्स में ही। ठीक है, आपने सुना था नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट, नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, नोस्ट्रो हम इंडिया वाले बोल रहे हैं, वोस्ट्रो वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है। नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट, जैसे सपोज इसने एसबीआई बैंक में खोल लिया रशिया की कंपनी ने जिसने हमें ऑयल भेजा, अब इंडिया ने जो पेमेंट की रुपी में, वो रुपी कहाँ पड़ा है, इसी एसबीआई ब्रांच के नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट में, ठीक है। अब वो रशिया की कंपनी इस पैसे का करे क्या, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो इस पैसे को वापस से ही इंडिया में ही इन्वेस्ट कर दे। तो फिर उसने इन्वेस्ट किया इंडिया की किसी रिफाइनरी में, इंडिया की किसी पोर्ट में और इस तरह की चीजों में। ऑलराइट, हाँ, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन लगाया एक बडीनार गुजरात में, पोर्ट में इन्वेस्ट किया, गैस स्टेशन में इन्वेस्ट किया। ओके, इसलिए रशिया का ये जो इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं $23 बिलियन, इसीलिए दिखा है वो, ठीक है। लेकिन फाइनली ये पेमेंट का इशू आ रहा है तो फिर रशिया ने कहा देखिए ये रुपी रूबल तो हम नहीं कर पाएंगे, आप कुछ और रास्ता निकालिए। ठीक है, चलिए अग्नि प्राइम मिसाइल का हमने टेस्ट किया है ना। अग्नि प्राइम मिसाइल इज नथिंग बट एक मीडियम रेंज मिसाइल है। अभी मैं आपको ये पूरा टॉपिक ही डिटेल में आज समझा दूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर, जहां से आपको डिफरेंस पूछा गया था बिटवीन द क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, सो थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
ओके, नाउ सी, एक एक अगर ये हमारा लैंड सरफेस है तो ये जो क्रूज मिसाइल होगी, क्रूज को आप ऐसे समझिए जैसे शिप होता है ना, जहाज चल रहा है पानी पे, ठीक है, तो वो फ्लैट ही चलता है ना, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि ऐसे कोई ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस तरीके से राइट, क्रूज होता है ना, तो वैसे ही क्रूज मिसाइल होती है, वो अर्थ के ऑलमोस्ट फ्लैट और बहुत ग्राउंड के करीब चलती है, राइट, इस इतना करीब जाती है। अब सपोज कीजिए ये कोई कंट्री है जहां से उसने रडार स्टेशन बना रखा है अपना, और रडार आपकी इस तरीके से चलेगी स्ट्रेट, ठीक है, तो ये मिसाइल, ये इस मिसाइल को कहां पे इंटरसेप्ट कर पाएगा, ये इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगा जब मिसाइल यहां आ चुकी होगी, तो फिर उसको हिट करने में देर लगेगी नहीं, राइट। लेकिन बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है वो फंक्शन करती है कुछ इस तरीके से, वो पहले ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर दोबारा री एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में, और फिर यहां आके हिट करेगी, right? तो इसको इंटरसेप्ट करना रडार के लिए ज्यादा इजी होता है, दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल, दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल। नाउ सी, दोनों में एक और फर्क ये है कि यहाँ पर ये एकदम जा रही है ऑलमोस्ट ग्राउंड के बहुत करीब, तो इसमें ये होता है कि हम इसकी स्पीड को जो है वो टाइम टू टाइम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये वाली जो है बैलिस्टिक, इसको बस एक बार इनिशियल थ्रस्ट दिया जाता है लॉन्च के टाइम, उसके बाद जब एक बार ये यहाँ पहुंचेगी उसके बाद ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अपने आप फॉल कर सकती है। क्लियर, ये दो सिस्टम आपको समझ में आया। पर क्रूज मिसाइल, इसकी जो स्पीड होगी उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और इसको हम गाइड भी कर सकते हैं, इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, कि कंट्रोल में रहती है पूरी। बैलिस्टिक मिसाइल को हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते, आप बस एक इनिशियल थ्रस्ट देकर उसको लॉन्च कर देते हो, उसके बाद अपनी हाइट तक जाती है, ठीक है, वापस री एंटर करेगी फिर यहाँ से, और फिर टारगेट पर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्री फॉल करेगी, राइट, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्री फॉल कर जाती है, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। इसके अलावा इसको हम मिसाइल को कई तरीकों से, अ, हम कई तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, इससे पहले ना हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए हमें पहले ये भी जानना होगा इनकी स्पीड के बारे में। नाउ सी, वन, आप यहाँ पर वन लिखिए, ठीक है, 1 मैक, 5 मैक, नाउ सी, अगर किसी मिसाइल की स्पीड 1 मैक से लेस है, ओके, लेस देन 1 मैक, अगर लेस है तो उसे हम कहेंगे इट इज अ सबसोनिक मिसाइल, राइट। फॉर एग्जांपल हमारी पृथ्वी, पृथ्वी मिसाइल सीरीज जो है वो हमारी सबसोनिक मिसाइल है, 1 मैक से नीचे ट्रेवल करती है। 1 मैक मानी जाती है स्पीड ऑफ साउंड, राइट, स्पीड ऑफ साउंड। अगर 1 मैक से 5 मैक के बीच में है तो उसे हम कहेंगे सुपरसोनिक मिसाइल, राइट, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस, राइट। उसी तरीके से अगर 5 मैक्स से भी ज्यादा स्पीड होगी उसकी तो उसे कहा जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल। क्लियर, अभी ये हमारा काफी टेस्टिंग में चल रहा है हाइपरसोनिक, तो आपको ये तीन टर्म्स क्लियर हो गए। सबसोनिक मिसाइल 1 मैक्स से कम स्पीड होगी, एग्जाम्पल पृथ्वी। देन कम्स सुपरसोनिक मिसाइल बिटवीन 1 to 5 मैक, एग्जाम्पल ब्रह्मोस। एंड हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे चाइना की है डोंगफैंग, रशिया की है एवेंग्रैड, ओके, ये सब हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। नाउ सी, बैलिस्टिक मिसाइल की भी अगर हम बात करें तो हम बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी इसमें इसका एक हाइपरसोनिक वर्जन पे अभी काम कर रहे हैं, ओके, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये न्यूज में आते रहते हैं इसलिए मैं आपको ये सारे टर्म समझा रहा हूँ, ओके। इसका अभी इंडिया ने सिर्फ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन किया है कि हाँ हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हम इसको कोशिश कर रहे हैं, हम बना लेंगे, राइट। और हमारी जो अग्नि हो या पृथ्वी हो, ओके, ये दोनों ही बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेंगी पूरी, ठीक है, क्रूज मिसाइलें। लेकिन आप एक बात बताइए, ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होगी, क्रूज या बैलिस्टिक? क्रूज, क्योंकि क्रूज को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता, डिटेक्ट भी जब करते हो जब वो टारगेट के ऑलमोस्ट काफी करीब आ चुकी होती है। बैलिस्टिक को डिटेक्ट करना आसान होता है, ये जो रडार होगा ये इधर उधर करता रहेगा और इसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस करेगा और कहीं भी किसी भी लोकेशन पे ये इसको हिट करके गिरा सकता है, राइट। तो बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है क्रूज मिसाइल, राइट। क्रूज मिसाइल को जनरली हम लोग यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल एंड नेवल टारगेट्स के लिए। क्यों? क्योंकि या तो ये जमीन पे होंगे या जहाज होंगे पानी पे फ्लैट ट्रैक पे, ठीक है, तो क्रूज मिसाइल ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा इफेक्टिव होती है जब एयरफोर्स की वॉर चल रही हो, ठीक है। देन क्रूज मिसाइल का अगर हम इंडिया में और एग्जांपल देखना चाहें तो इसमें हमारी एक निर्भय मिसाइल आती है,
ठीक है, निर्भय मिसाइल वो भी सबसोनिक ही है, यानी 1 मैक से कम है। ये एग्जाम्पल है आपका क्रूज मिसाइल का। ठीक है, इसको ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। और उसके अलावा ब्रह्मोस मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक। ठीक है, इसकी स्पीड है माक 3, यानी कि 1 और 5 के बीच में, इसलिए हम इसको सुपरसोनिक कह रहे हैं। राइट, लेकिन ब्रह्मोस का जो हम लोग सेकंड वर्जन अब तैयार कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रह्मोस सेकंड। ठीक है, इसकी स्पीड हम लोग रखेंगे माक 5। राइट, तो इसलिए ब्रह्मोस 2 जो होगी वो हाइपरसोनिक होगी। ठीक है, कोशिश अभी हमारा टारगेट से यही है, लेकिन हम इसको बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा मार्क 8 तक। अब एक बात सोचिए, क्या स्पीड बढ़ाने से कुछ होगा? हाँ, होगा। ठीक है, स्पीड बढ़ाने से होगा ये कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होगी कि जो हम लोग इसराइल का आयरन डोम बात करते हैं, या हर कंट्री का अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है ना, इनकी स्पीड जब ज्यादा होती है ना, ये हाइपरसोनिक वालों की, ये डिफेंस सिस्टम को भेज जाती है, ये उसको पेनिट्रेट करके आगे हिट कर जाती है। राइट, इसलिए ब्रह्मोस पे इंडिया इतना ज्यादा काम कर रहा है, ताकि कभी वॉर की सिचुएशन आए तो वो पेनिट्रेट कर जाएगा उसको। ओके, और ये जो हम ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं ना, इट विल बी मॉडल्ड ऑन ऑन लाइंस ऑफ जिरकॉन, और जिरकॉन रशिया की मिसाइल है। ओके, जो मार्क 8 की स्पीड से ही ट्रेवल करती है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मार्क 8 तक की स्पीड अटेंड कर पाए इसमें। ओके, तो आपको क्रूज मिसाइल में फर्क समझ में आया होगा, आपको ब्रह्मोस मिसाइल में समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं जो न्यूज में टाइम टू टाइम आते रहते हैं। जैसे एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, टैक्टिकल मिसाइल्स। टैक्टिकल मिसाइल्स आर नथिंग बट, आप इनको सिर्फ ये समझिए कि ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स होती हैं। जब भी हम शॉर्ट रेंज वर्ड यूज कर रहे होंगे ना, यू कैन रिप्लेस दैट वर्ड विद टैक्टिकल। या न्यूज में जब टैक्टिकल मिसाइल आएगा तो समझ जाइएगा कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की बात हो रही है। जैसे पृथ्वी 1 कितनी मार करती है? जस्ट 150 किलोमीटर। राइट, पृथ्वी 2 और जस्ट 350 किलोमीटर। राइट, इनको यूज किया जाता है जस्ट टू हिट सम स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, जो हमारी बॉर्डर के क्लोज हो। लाइक जैसे हम लोग कहते हैं कि एलओसी के अराउंड ये इन लोगों ने गांव में टेररिस्ट कैंप बना रखे हैं। ठीक है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अंदर, 300 किलोमीटर, तो हमें अंदर जाने की बजाय डायरेक्ट मिसाइलों से ही हिट किया जा सकता है ऐसे टारगेट्स को। राइट, दीज आर कॉल्ड एज टैक्टिकल मिसाइल, एक स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए ही यूज की जाती है। और जब आप पृथ्वी 3 की बात करते हैं ना, पृथ्वी 3 इज नथिंग बट इन्हीं का नेवल वर्जन है। वो नेवल के लिए बनाया गया है, नेवी के लिए, हमारी कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, इसके इसके अलावा इसके अलावा आप एक टर्म और न्यूज में सुनेंगे, विच इज कॉल्ड एज थिएट्रिकल थिएटर मिसाइल। ओके, जब आप थिएटर मिसाइल वर्ड सुनते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये मीडियम रेंज की बात कर रहा है। राइट, मीडियम रेंज 1 से 2 हजार के बीच की बात कर रहा है। ओके, देन लास्टली हमारे पास जो थर्ड वेरिएशन आता है वो आता है आपका इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसकी रेंज जो होगी वो काफी ज्यादा होती है, वो 5,000 से 6,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और इसी का एग्जांपल है हमारा अग्नि 5 एंड अग्नि 6। ओके, ये दोनों इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। एंड जो हम लोग ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं ना, ब्रह्मोस सेकंड, ये वाली, ठीक है, हाइपर स्पीड वाली, इसमें हम लोग यूज करेंगे हमारा रैमजेट इंजन। ठीक है, रैमजेट इंजन, ये लास्ट ईयर न्यूज में था। ओके, तो बस इतनी बातें बतानी थी इसमें, जो आपके प्रीलिम्स के लिए आपको काम आएंगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओके, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थॉरोली कवर करवा दूंगा ताकि इसको आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। देखिए, हमारे यहाँ पर क्या है, एक बनाई जाती है नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, और उसी को सब करने वाली एक बॉडी है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, और ये सब किया जाता है अंडर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। तो ये आर्टिकल आपके उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारी इशू जानना जरूरी है, जो कि मैं आपको पूरा एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें आर्टिकल के पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। लेक्चर लेंदी होता है, होने दीजिए, बट ये टॉपिक समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कुछ और इसमें जानने की जरूरत नहीं होगी। ओके, चलिए, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये प्राइस कंट्रोल ऑर्डर दिया गया था 2013 में। ठीक, गोल ये था कि हमारे यहाँ दवाइयों के दाम इतने ज्यादा ना हो जाएं कि पब्लिक के लिए अनअफोर्डेबल हो जाए।
राइट। तो हम लोग इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आए 2013 में। ओके, अगेन पुरानी गवर्नमेंट थी। जो लोग कहते हैं कि पहले कुछ भी नहीं किया गया देश में, ऐसा नहीं है। हमने पहले पोलियो, एड्स, इन सबको कंट्रोल किया है, लोगों की लाइफ इजी हो उसके लिए इस तरह के ड्रग्स के प्राइसेस को रेगुलेट करने की भी कोशिश की है। टू कंट्रोल, गोल क्या था इसका? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इन द कंट्री। क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि जो एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, दे आर अवेलेबल टू जनरल पॉपुलेशन एट ए रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस। तो इसलिए हम लोग लेकर आए 2013 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ओके, इससे पहले हमें एक बात समझना चाहिए कि बल्क ड्रग्स क्या होती हैं। जस्ट रिकॉल पैरासिटामोल। ठीक है, पैरासिटामोल ए बल्क ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसके लिए हम चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि जब तक हमें एपीआई नहीं मिलेगा हम दवाई बना नहीं सकते। अरे, चाइना सबसे बड़ा सप्लायर है इसका हमारे लिए। हम तो दवाई बनाते हैं, वी आर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वो ठीक है, लेकिन उसके लिए यूज होने वाला एपीआई, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है एक दवाई का, जो कि हम चाइना पर डिपेंडेंट है। राइट, इट इज द की इंग्रेडिएंट ऑफ ए ड्रग और ए मेडिसिन विच लैंड एट द डिजायर्ड थ्योरेपेटिक इफेक्ट और प्रोड्यूसेस द इंटेंडेड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, यही आपको वो इफेक्ट देगा कि वो दवाई आपकी बॉडी पे वर्क कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पैरासिटामोल इज ए बल्क ड्रग विच एक्ट अगेंस्ट द पेन। ओके, तो अब इस बॉडी के बारे में जानते हैं, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक, अब यहाँ पे दवाई की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा कि ये बॉडी हेल्थ के अंडर में आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में, बट ऐसा नहीं है। यही बातें याद रखो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज कि ये दोनों को रेगुलेट करेगा। ठीक है, ये जो एजेंसी है हमारी एनपीपीए, ये दोनों को रेगुलेट करेगी, ड्रग्स को भी और मेडिकल डिवाइसेस के प्राइस को भी। ठीक है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह होता है तो स्टेंट डाले जाते हैं, और जो मेडिकल डिवाइसेस आते हैं इनके प्राइस को भी रेगुलेट करता है। सो फर्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर फॉर द एग्जाम इज दैट एनपीपीए रेगुलेट बोथ ड्रग एज वेल एज मेडिकल डिवाइसेस, दोनों के प्राइस को रेगुलेट कर रहा है। सेकेंड थिंग इज कि ये कंस्टिट्यूट कब की गई? इट वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1997 एज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में नहीं आएगा, ये गलती एग्जाम में हो जाएगी। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, उसका एक अटैच ऑफिस है ये एनपीपीए, जो बनाया गया 1997 में। ठीक है, ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिए, आपके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के बेस आएंगे। फंक्शन वगैरह हम एक बार नजर डाल लेते हैं। अब ये कंस्टिट्यूट की गई है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका मेन फंक्शन क्या होगा? टू एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद पावर्स डेलीगेटेड टू इट। ठीक है, ये बॉडी हमने बना दी 97 में, लेकिन फिर जब हम ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लेकर आए 2013 में, तो उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमने इसी बॉडी को दे दी जो पहले से बनी हुई थी। राइट, इट डील विद ऑल लीगल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी कोई डिसीजन लेती है और उसके अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर उससे डील भी यही करेगी। इट मॉनिटर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, की दवाइयों की कमी ना हो, अगर है तो शॉर्टेजेस को आइडेंटिफाई करे और रेमेडियल स्टेप्स लेगी। इट विल कलेक्ट और मेंटेन द डेटा ऑन प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, market share of individual companies and profitability of companies etc for bulk drugs and formulation. Now this point is important, individual companies profitability। ठीक है, उनकी profitability पर भी नजर रखती है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ओवर प्रॉफिट बनाया जा रहा है कि हमारी दवाई की डिमांड ज्यादा है तो हम तो महंगी कर देंगे इसको, ऐसा नहीं। अंडरटेक एंड स्पॉन्सर रेलेवेंट स्टडीज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, recruit and appoint the officers and other staff members of authority as per rules, render advice to central government और ऑन चेंजेस और रिवीजन ऑफ द ड्रग पॉलिसी, अगर इस पॉलिसी में कुछ चेंज करने की जरूरत है या इसको रिव्यू करने की जरूरत है तो वो एडवाइस भी यही देगी। एंड इट रेंडर असिस्टेंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट्री मैटर्स रिलेटिंग टू ड्रग प्राइसिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर एनपीपीए बॉडी के बारे में हमने जान लिया। नाउ डब्ल्यूएचओ, सबसे पहले ना डब्ल्यूएचओ एक लिस्ट प्रिपेयर करता था वर्ल्ड के लिए कि कौन कौन सी मेडिसिन बहुत एसेंशियल है ह्यूमंस के लिए, जो कि बहुत बेसिक है। जैसे फीवर हर कभी आ जाता है किसी को, तो पैरासिटामोल बहुत इसेंशियल ड्रग्स है, राइट। इसी तरीके से डब्ल्यूएचओ एक लिस्ट बनाता था इसेंशियल मेडिसिन की, तो हमने भी उसी को फॉलो किया और हमने भी एक नेशनल लिस्ट फॉर इसेंशियल मेडिसिन लॉन्च कर दी 1996 में। ठीक है, और उसके बाद ही हम लेकर आए एनपीपीए बॉडी को, जो ये सब देखेगी प्राइसिंग का मैटर। ठीक है, लेकिन प्राइसिंग का मैटर देखना है किन दवाइयों का? एसेंशियल मेडिसिन का। तो उससे एक साल पहले ही हमने एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट तैयार कर दी थी और हमने वही ड्रग्स ऐड किए जो डब्ल्यूएचओ ने भी अपनी एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में ऐड किए। बट रिमेंबर, ये कंट्री स्पेसिफिक बनाई जाती है क्योंकि हर कंट्री की बात अलग है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में मलेरिया थोड़ा कम देखा जाता है, राइट। आसियान कंट्रीज में ज्यादा देखा जाता है।
ओके, तो हर कंट्री स्पेसिफिक लिस्ट बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूएचओ ने कुछ एसेंशियल लिस्ट मेडिसिन बना दिए तो इंडिया पूरी वही लिस्ट फॉलो करेगा, कीनिया जिम्बाब्वे भी वही फॉलो करेंगे, आसियान कंट्रीज वही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से अपनी लिस्ट बना सकते हो। ओके, इसलिए वर्ड नेशनल यूज हो रहा है ना साथ में, कि आपकी जो प्रायोरिटीज है उस हिसाब से बना लो, राइट। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग एसेंशियल मेडिसिन वो होती हैं दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो ये किस किस बेसिस पे डिसाइड होगी? इट विल बी विथ रिगार्ड टू डिजीज कौन से प्रेवलेंट है आपकी कंट्री में, पब्लिक हेल्थ के लिए कितनी रेलिवेंट है ये दवाई, एविडेंस क्या है एफिकेसी और सेफ्टी के इस दवाई के, एंड कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके, क्या इससे इसकी कॉस्ट अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर दिक्कत होगी क्या, या इसका जो ऑल्टरनेटिव है क्या वो इससे सस्ता या महंगा अवेलेबल है। ये चारों फैक्टर देखे जाते हैं डिसाइड करने के लिए कि हमें कौन सी मेडिसिन को इस लिस्ट में डालना है। ओके, नाउ WHO issue list of essential medicine every 2 year. Remember this point. हर 2 साल में WHO अपनी लिस्ट इशू करता है, which is used by countries to develop their own essential list. Now the essential medicine list need to be country specific. Right? आगे है ना वो वर्ड, country specific होनी चाहिए. It contains medicines required at a primary, secondary as well as tertiary healthcare level. ठीक है, नॉर्मल फीवर आने प्राइमरी लेवल यानी आपको नॉर्मल फीवर आया पैरासिटामोल, ठीक है, नॉर्मल लेवल से लेकर तो कैंसर टर्शरी लेवल तक की मेडिसिन सभी इसमें कवर होंगी जो भी बहुत ही इसेंशियल मानी जाए। इंडिया हैज रेगुलरली मॉडिफाइड इट्स लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। सबसे पहले इशू की 96 में, उसके बाद मॉडिफाई करते रहे 2003 में, 2011, 2015 एंड नाउ इन 2022। ओके, जिन मेडिसिन को इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा ना उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे शेड्यूल्ड ड्रग्स, राइट। एंड दे आर चीपर बिकॉज एनपीपीए कैप कर देता है उनकी प्राइसेस को, इसलिए वो सस्ती होती हैं। ओके, और इनके प्राइस क्या चेंज नहीं हो सकते? फिर चेंज हो सकते हैं बट दे विल ओनली बी बेस्ड ऑन डब्ल्यूपीआई इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन। जैसे अगर डब्ल्यूपीआई इंडेक्स 10% बढ़ा है, सपोज 10% बढ़ा है, तो आप इन दवाइयों के जो शेड्यूल ड्रग्स हैं, ठीक है, जो शेड्यूल ड्रग्स हैं इस लिस्ट में, इन शेड्यूल ड्रग्स के प्राइस आप सिर्फ उतने ही बढ़ा सकते हो जितना कि डब्ल्यूपीआई इंडेक्स बढ़ा होगा इस साल। ठीक है, समझ में आया? शेड्यूल ड्रग्स, और जो जो दवाइयां इस लिस्ट के बाहर हैं वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी नॉन शेड्यूल ड्रग्स। क्लियर? अब ये जानिए कि आखिर ये अपडेट किस हिसाब से की जाएंगी। ठीक है, नई मेडिसिन और लानी है हमें इसमें, तो कैसे अपडेट करेंगे? फर्स्ट, हमें ये देखना होगा क्या जो ड्रग हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं, क्या वो ड्रग यूजफुल है इन ट्रीटिंग डिजीज दैट आर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे अब कैंसर बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है, तो अगर ऐसी कोई दवाई है जो कैंसर के इलाज कर रही है तो फिर हम उसको ला सकते हैं। यहाँ पर वो पेटेंट होता है किसी कंपनी का, वो अलग बात है, बट एक बार उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया उसके बाद हम ला सकते हैं। ठीक है, क्या वो ड्रग लाइसेंस या अप्रूव्ड है बाय ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी एफिकेसी प्रूवन की गई है या नहीं, सेफ्टी प्रोफाइल क्या है उसका साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड, कंपैरेटिव कॉस्ट, कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड अलाइन विद करंट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। ओके, और ये सॉरी, दे हैव टू बी रिकमेंडेड अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये दवाई रेकमेंड की थी एज पार्ट ऑफ एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लैरियसिस इन 2018। ओके, ये दवाई थी जो लिम्फेटिक फ्लैरियसिस को एलिमिनेट करने के लिए हमने रेकमेंड की थी कि आप एक काम कीजिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए। When more than one medicine from the same therapeutic class is available, अब अगर दो ऐसी दवाइयां हो जो सेम बीमारी का इलाज कर रही हैं, ओके, तो फिर क्या करेंगे ऐसे केस में हम? तो ऐसे केस में हम ए प्रोटोटाइप ऑफ बेस्ट सूटेड मेडिसिन फॉर दैट क्लास इज इंक्लूडेड, जो उनमें से बेस्ट मेडिसिन होगी हम उसको इंक्लूड करेंगे। बिसाइड्स दिस द प्राइस ऑफ द टोटल ट्रीटमेंट इज कंसिडर्ड एंड नॉट द यूनिट प्राइस ऑफ ए मेडिसिन। नाउ डिलीट अगर करनी है इस लिस्ट से तो वो किस बेसिस पे होगी? डिलीट वो हो सकती है अगर इफ इट इज बैंड इन इंडिया, if there are reports of the concerns about safety profile, if there is any cheaper medicine with better efficacy is available, ठीक है, तो फिर हम वो इंक्लूड कर लेंगे, इसको निकाल देंगे। एंड द डिजीज फॉर विच ए पर्टिकुलर मेडिसिन इज recommended इज नो लॉन्गर ए नेशनल हेल्थ कंसर्न, अगर वो डिजीज या बहुत बड़ा कंसर्न नहीं रही है तो उसको निकाल देंगे। तो ये बताइए क्या कोविड की कोई दवाई को हमने इसमें इंक्लूड किया था? नहीं किया था हमने। एडिशनली इन केस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स, if the resistance pattern have rendered an antimicrobial ineffective, it is removed from an alien. अब जैसे हमने एक लेक्चर किया था एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर, राइट,
ठीक है, कि अब जैसे टीबी टीबी है, ठीक है, वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एक अलग वेरिएंट इसका डेवलप होता जा रहा है जो कि बहुत कॉमन हो गया है, राइट। तो अगर ऐसा हो जाए कि कोई दवाई की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो गई बॉडी में और अब वो दवाई काम नहीं कर रही है बॉडी पे, तो ऐसी दवाई को भी हम डिलीट कर देंगे इस लिस्ट से। क्लियर। लास्टली, हाउ इज द ड्रग प्राइस कंट्रोल्ड इन इंडिया? See, it is regulated by union government under Essential Commodities Act 1955. ये याद रखिएगा, Essential Commodities Act 1955. Okay. The rationale behind price ceiling is to make the drugs cheaper and easily affordable to everyone. तो ये जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर था उसी के सेक्शन 3, ये जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इशू किया गया था 2013 में, इट वाज इशूड अंडर सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट टू रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ द ड्रग्स। Okay, this order provide for list of price control drugs, procedure for fixing of the price जो हमने ऊपर देख ही लिया, method of implementation of price fixed for government and penalties for contravention of the provision. ओके, तो ये पूरा टॉपिक यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स मैंने आपको वहां इंक्लूड कर दिए। बाकी के इसमें सिर्फ बोल बच्चन है, अगर एक बार आपको देखना ही है तो। An increase in the prices of essential medicine came into force on April 1. ओके, एनपीपीए इसने एनफोर्स किया है कि आप अपनी जो एमआरपी है वो इंक्रीज कर सकते हो थोड़ी सी फॉर दिस फिस्कल ईयर। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वही जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आती है, इट इश्यूड इट्स एनुअल लिस्ट, हर साल लिस्ट इशू करता है। और डब्ल्यूएचओ कब करता है? 2 साल में एक बार। ठीक है, ऑफ रिवाइज सीलिंग प्राइसेस फॉर 923 शेड्यूल्ड ड्रग फॉर्मुलेशन एंड रिवाइज रिटेल प्राइस ऑफ 65 फॉर्मुलेशन। ओके, तो अभी इस रिसेंट नोटिस के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर कैन इंक्रीज द एमआरपी, just a second. Manufacturer can increase the MRP based on the WPI and no prior approval will be required from the government. ठीक है, ये चीज हमने वहां देखी ली थी। तो लास्ट ईयर भी इन लोगों ने 12% इंक्रीज किया था, 10% इंक्रीज किया था। Currently, India has approximately 400 molecules and 960 formulations covered under National List of Essential Medicine, and the prices of non-essential drugs are also monitored by government to ensure that manufacture of these drugs don't increase MRP by more than 10% annually. NPPA follows Drug Price Control Order 2013, which allows the price hike in line with changes in WPI index. Okay. ये जो एनपीपीए है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर में आता है, एनुअली रिवाइज करता है अपनी सीलिंग प्राइसेस ऑफ द शेड्यूल मेडिसिन, ओके, ऑन बेसिस ऑफ WPI इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। हमने ये सारी बातें ऑलरेडी देख ली हैं। एनपीपीए के बारे में हमने इस बॉडी को पूरा पढ़ लिया है अच्छे से ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी कंपनीज कह रही है कि ये हाइक जो है ना बहुत कम है। दी लोअर देन एक्सपेक्टेड हाइक इन ड्रग प्राइसेस हैव सीन फार्मा कंपनीज डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स दैट दे क्लेम हैव बिकम इकोनॉमिकली अनवायबल। ये कह रहे हैं कि सीलिंग जो है प्राइस पे, इस वजह से हमें लॉस हो रहा है, तो वो उस ड्रग का प्रोडक्शन ही डिसकंटिन्यू करना चाहती हैं। ठीक है, तो फिर 2019 में एनपीपीए यूज्ड इट्स इमरजेंसी पावर्स टू रेज द सीलिंग प्राइस। NPPA used the emergency power to raise the ceiling price of 21 essential medicine by 50% after several companies applied for discontinuation of products due to high cost. ठीक है, ये लोग धमकी दे रहे थे कि हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे क्योंकि हम लोगों से कॉस्ट नहीं निकल रही जितना इसमें खर्चा हो रहा है। तो फिर 2019 में एनपीपीए ने अपनी इमरजेंसी पावर यूज की और एग्जेम्पशन दिया सिर्फ 29 एसेंशियल ड्रग्स को। ठीक है, जबकि 900 से ज्यादा है इस लिस्ट में, बट 21 ड्रग्स को एग्जेम्पशन दिया गया कि ठीक है आप 50% बढ़ा लीजिए प्राइस। It added that all manufacturers of scheduled medicine have to sell their products within the ceiling price fixed by NPPA, Drug Price Control Order 2013, which also allows an annual price rise for scheduled formulation based on WPI. ठीक है, वो एक टाइम का एग्जेम्पशन दे दिया 50%, बट उसके बाद अगर आपको और इंक्रीज करना है तो वो WPI के हिसाब से ही हो पाएगा। हाँ, ये पॉइंट है। विद रिस्पेक्ट टू नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशंस, no manufacturer can increase the MRP by more than 10% of the MRP during preceding 12 months, and instances of overcharging are dealt by NPPA under the relevant provision of, ये पेनल्टी लगाने का अधिकार भी दिया है। ठीक है, तो शेड्यूल प्राइसेस के तो रेगुलेट कर ही रहे हैं, बट नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन जो हैं उनके लिए भी मैन्युफैक्चरर्स पर लिमिट है कि आप भी 10% से ज्यादा एमआरपी नहीं बढ़ा सकते हर साल, राइट। और ये बात है चाइना की, तो हम लोग चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, एपीआई के लिए। चलिए, यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनॉमी। अब हमें पता है कि यूनिवर्सिटी के अंडर में कई सारे कॉलेजेस आते हैं। यूनिवर्सिटी ही सिलेबस डिफाइन करती है उनका, उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, सारी चीजें वही डिसाइड करती है। लेकिन कॉलेजेस एस्पायर करते हैं कि हमें ऑटोनॉमी होनी चाहिए ताकि हम लोग खुद अपने हिसाब से
डिपेंडिंग कि हमारे बच्चों का क्या इंटरेस्ट है हम उसमें सिलेबस डिफाइन कर सकें अपना, हम खुद से सिलेबस को डिजाइन कर सकें, क्वेश्चन पेपर सेट कर सकें और उसके अलावा हमें बच्चों को जिस तरह की स्किल्स देनी है हम वो दे सकें, राइट। तो हमेशा इनको ऑटोनॉमी की डिमांड होती रहती है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, उसने कहा भी था कि हमें फ्यूचर में कॉलेजेस को ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस में लेकर आना है, ठीक है, ताकि इनोवेशन ज्यादा हो सके, सेल्फ गवर्नेंस कर सकें वो अपनी खुद की, और एकेडमिक फ्रीडम मिले उनको। तो इसके लिए यूजीसी ने तो न्यू रेगुलेशन बना दिए थे 2023 में उन कॉलेजेस के लिए जो सीख कर रहे हैं ऑटोनमस स्टेटस। तो ऐसी 590 एप्लीकेशन इनके पास आए थे। तो ऑटोनॉमी देने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, इट इज एसेंशियल फॉर प्रोमोटिंग इनोवेशन, एनहांसिंग एकेडमिक क्वालिटी एंड फोस्टरिंग इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस। ऑटोनमस कॉलेज होगा अगर, तो वो खुद टेलर कर सकता है अपना करिकुलम टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड दे कैन एक्सपेरिमेंट विद न्यू टीचिंग methodologies, research institution, etc. Autonomy fosters a culture of accountability and responsibility among colleges as they assume greater ownership of the academic and administrative decisions. This empowerment enhances institutional efficiency and cultivates a sense of pride and identity within colleges, in turn motivating faculty and staff to strive for excellence. क्योंकि अब आपकी ही जिम्मेदारी है कि आपका कॉलेज का नाम कैसा होगा, किस तरीके की परफॉर्मेंस होगी आपके स्टूडेंट्स की कॉम्पिटिटिव लेवल पर, तो फिर वो पूरी अकाउंटेबिलिटी उस कॉलेज की आ जाती है। फिर वो ये नहीं कह सकता कि मैं थोड़ी सिलेबस डिजाइन कर रहा हूँ या मैं थोड़ी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी करवा रही है, ठीक है। तो ऑटोनॉमी देना एक तरीके से ठीक भी है। अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहें तो हम देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप 100 कॉलेजेस में 55 कॉलेजेस ऐसे थे जो ऑटोनमस थे। ओके, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि शायद ऑटोनॉमी से इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसी तरह अगर हम इसी लिस्ट में टॉप 10 कॉलेज देखें तो 5 आर ऑटोनमस कॉलेज, ठीक है। वो अपने हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी कॉलेज की फीस सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि जब फीस ठीक ठाक होगी तभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। वो अपने यहाँ की फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए अपने खुद के नॉर्म्स बना सकते हैं कि हमें किस तरीके की फैकल्टीज चाहिए, राइट, किस तरीके का हमें सिलेबस चाहिए, किस तरीके के हमारे एग्जाम्स होंगे, ऑल थिंग्स वो लोग खुद प्लान कर सकते हैं टू मेंटेन द क्वालिटी। ओके, तो ये जो देख रहे हैं हम लोग की टॉप 100 में 55 कॉलेज ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है और टॉप 10 में 5 ऑटोनमस कॉलेजेस हैं, तो ये स्ट्रेंथन करता है इस केस को कि ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए कॉलेजेस को। दिस कुड बी ए सक्सेसफुल अप्रोच टू अचीविंग एकेडमिक एक्सीलेंस। नाउ बट इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं सबसे ज्यादा? सम यूनिवर्सिटीज हैव बीन रिलक्टेंट टू रिलिंक्विश कंट्रोल फॉर क्वेश्चनेबल रीजन। अब जैसे एक यूनिवर्सिटी के अंडर में 100 कॉलेज आते हैं, कहीं 200 कॉलेज तक आ रहे हैं, तो ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं ये कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती इन कॉलेजेस पे। ओके, सम यूनिवर्सिटीज इम्पोज लिमिटेशंस ऑन एक्सटेंट ऑफ ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू कॉलेज। वन कॉमन रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोजिशन ऑफ कैप ऑन सिलेबस चेंज। और ये कैप लगा देती है कॉलेजेस पर कि आप सिलेबस चेंज कर सकते हो, लेकिन बट ओनली 25 to 35% तक का, इससे ज्यादा चेंज आप सिलेबस में नहीं कर सकते। देन कई बार यूजीसी अगर ऑटोनॉमी ग्रांट कर भी देता है कॉलेज को, तो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज करने में डिले करती है उस कॉलेज की ऑटोनॉमी को, वो अपना कंट्रोल बनाए रखती है उस पर। यूजीसी गिव कंप्लीट ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज फ्रीक्वेंटली एक्सिबिटेड रिलक्टेंस टू सीड कंप्लीट ऑटोनॉमी, okay, in syllabus designing, introduction of new courses, evolution of methods for assessing student performance, ठीक है, असेसमेंट प्रोसेस। न्यू कोर्सेज की देखिए जरूरत तो है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस थी उनमें जॉब्स नहीं मिल रही। कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था आईआईटी बॉम्बे का, लेकिन अगर आज हम देखें तो ये जो स्किल्स हैं लाइक 2D ग्राफिक्स, 3D, ओके, इसके अलावा आपकी वीडियो एडिटिंग, ऑल दीज थिंग्स, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद खासकर चैट जीपीटी जैसे का, इसका न्यू स्किल्स न्यू कोर्सेज की जरूरत तो होगी। तो जो कॉलेज का डीन ज्यादा विजनरी होगा, जो सोचेगा कि इन बच्चों का रिक्रूटमेंट तभी हो सकता है जब इनके पास ऐसी स्किल्स हो जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी इंपोज करती रहेगी कि नहीं आप सिलेबस में नया कोर्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऑटोनॉमी जरूरी है कॉलेजेस की, ताकि वो न्यू कोर्सेज डिजाइन कर सकें। कई बार होता है किसी कॉलेज में बहुत अच्छे डीन आ जाते हैं, जो वाकई चेंज करने की काबिलियत रखते हैं। Also, colleges may find themselves subjected to arbitrary fees imposed by university for purpose of affiliation, क्योंकि अगर कोई कॉलेज कहता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होना है तो फिर वो फीस मांगती है यूनिवर्सिटी। ओके, दिस रेजेस द क्वेश्चन अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस ऑफ सच प्रैक्टिसेस बाय द यूनिवर्सिटीज। So what we need to do is that university must embrace a culture of trust and collaboration with autonomous college, allowing them freedom to innovate and excel while upholding academic standards.
Universities must help colleges drive innovation, excellence, inclusivity in higher education through autonomy. Eventually, the successful implementation of autonomy for colleges demand a concerted effort for all stakeholders to address challenges effectively, ensure a vibrant, dynamic हायर एजुकेशन सिस्टम। ओके, तो ये एक अच्छा कंक्लूजन पॉइंट बनेगा। वैसे तो क्वेश्चन आपको सिर्फ कॉलेजेस की ऑटोनॉमी को लेके तो नहीं आएगा, एटलीस्ट आएगा तो ओवरऑल हायर सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर आएगा। तो उसमें आप ये पॉइंट एक कोट करने के लिए आएगा सिर्फ आपको कि यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमी ग्रांट करने में डिले करती हैं कॉलेजेस को, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है कॉलेजेस की ऑटोनॉमी, ताकि एक अच्छा सिलेबस डिजाइन कर सकें, रेलेवेंट स्किल्स जो जरूरत है वो, ताकि ये देखा जा सके कि ये बच्चा ग्रेजुएट होकर एम्प्लॉयबल हो, इसके बाद वो स्किल्स हो, राइट, उनका असेसमेंट प्रॉपर बेटर हो। अदरवाइज ऐसे कॉलेजेस भी चल रहे हैं जहां आप पेपर में कुछ भी लिखाइए वो पास कर देते हैं। ओके, ये वही है, कंपनी डोनेशन एक्सीड 7.5% कैप, तो वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ग्लोबल इंडाइसेस हैं जो डेमोक्रेसी पे बताते हैं, और ये अधिकतर जो ग्लोबल इंडाइसेस है ना इस वक्त वर्ल्ड में, वो इंडिया को लेकर काफी कंसर्न है। तो आपको सिर्फ इनके नाम याद रख लीजिए, इनका मेथड क्या है वो नहीं जानना है हमें। एक है वीडैम इंस्टीट्यूट, ये निकालता है डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसने कहा है इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेसीज। ओके, सिमिलरली एक और है फ्रीडम हाउस, वो भी कह रहा है इंडिया इज ओनली पार्टली फ्री। देन फ्लॉट डेमोक्रेसी टर्म किया है एआईयू ने, ठीक है, उसने भी कहा है इंडिया इज इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी, इलेक्शन हो तो रहे हैं बट फ्री एंड फेयर नहीं है। ओके, तो ये तीनों इंस्टीट्यूट आप याद रखेंगे, वी डैम का, डेमोक्रेसी इंडेक्स, फ्रीडम हाउस का। ओके, फ्रीडम हाउस का याद रखेंगे, इसके बाद ईआईयू का रखेंगे। ओके, इन तीनों ने ही क्रिटिसाइज किया, ये सब आपको कभी मेंस में कोट करने में काम आएगा। तो इंडिया तो ऑब्वियसली बात है कि डिनाई करेगा कि ये सब बकवास है, हम नहीं मानते। तो इंडिया ने कहा है कि हम लोग ना अपना खुद का डेमोक्रेसी इंडेक्स लाएंगे। अब इंडिया ये सब करने की बजाय बेटर है कि दूसरी चीजों पे ध्यान दे। जैसे एक यूट्यूब चैनल था बोलता हिंदुस्तान, ये जो इसी तरह की रियल बातें बताता था आपको, जो आपका गोदी मीडिया नहीं बताता है आपको। ओके, तो कल पहले इसका फेसबुक पेज टर्मिनेट करवाया और कल इसका यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया। आप पूरे पूरे के पूरे 99% मीडिया चैनल पे कंट्रोल करके बैठे हो, जो दिन भर मोदी और बीजेपी की भक्ति कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको यूट्यूब पे चल रहे चैनलों से भी दिक्कत है। कल इसका डाउन करवा दिया, और जब इन लोगों ने पूछा तो वहां से रिप्लाई आता है यूट्यूब से कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से ये ऑर्डर्स आए थे टू टेक डाउन दिस चैनल, बट वो ये लोग कोई रीजन देने को तैयार नहीं है कि इनका चैनल क्यों बंद किया है। ओके, तो अब प्रॉब्लम ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को बर्बाद करने के बाद यूट्यूब चैनल पर भी वो गवर्नमेंट अपना क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार ही नहीं है। और ये तभी होता है जब गवर्नमेंट को पता है कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं ढंग का, इसलिए अपने क्रिटिसिज्म से बचना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर अगर थोड़ी बहुत हमें कहीं से कुछ जानकारी मिलने की आसार होते थे, तो वो होते थे सिर्फ यूट्यूब पे काम कर रहे कुछ इंडिपेंडेंट चैनल्स के थ्रू। उसमें से एक इन्होंने बंद करा दिया। अगला टारगेट रवीश कुमार और अभिषार शर्मा जैसे लोग भी होंगे। अभिषार शर्मा की यहाँ तो ऑलरेडी रेट पड़ी चुकी थी न्यूज क्लिक पर। ओके, तो गवर्नमेंट ने मीडिया को बिल्कुल से बांध के रख दिया है, ना मीडिया बता पाएगा ना जनता को जान पाएगी। ओके, परसों भी इंडियन एक्सप्रेस ने, आई डोंट नो कैसे उसमें इतनी हिम्मत आई कि उसने एक बड़ा सा फ्रंट पेज छापा पूरा कि 25 जो करप्ट लोग थे उनमें से 23 बीजेपी में आ गए और अब इनके केसेस बंद हो गए करप्शन के। राइट, तो जो थोड़ी बहुत जनता तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो भी नहीं पहुंचने। सी सिंपल सी थिंग है, हिटलर ने जो उस टाइम कहा था आज से इतने साल पहले, वन हु कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड, और वही इंप्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट। मीडिया को कंट्रोल कर लो, जनता अपने आप आधी सो जाएगी। ओके, यहाँ से इस टॉपिक से ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको आपकी ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं मिलेंगे, या पार्टी सिंबल्स वगैरह जो दिए जाते हैं उसके बारे में। ठीक है, पहले तो आपको इस बार लक्ष्मीकांत से एक टॉपिक बहुत सीरियसली करके जानना है, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज, ये स्टेटस किस बेसिस पर एलोकेट किया जाता है। ओके, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ना यहाँ पर पार्टी सिंबल को लेकर बात है। यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, एक पार्टी है नाम तमिलार काटची, इसने सिक्योर किए थे 3.9% एंड 6.5% वोट इन तमिलनाडु इलेक्शंस इन 2019 एंड 2021। ओके, असेंबली और लोकसभा के इलेक्शंस में नाउ इनको अलॉट कर दिया गया न्यू कॉमन सिंबल। और उसी तरीके से एक और पार्टी है बीसीके, it secured 1.09 and 0.99 votes in 2019-21 elections. It has also been denied a common symbol. तो ये common symbol है क्या, इसको जानेंगे। Okay, and this has raised question about the allotment of symbols to registered unrecognized party. Now see, एक तो होती है देखिए, रजिस्टर तो हर पार्टी को करना पड़ेगा। अगर आपको भी अपनी पार्टी शुरू करनी है आपको रजिस्टर तो करना पड़ेगा। रजिस्टर के बाद दो स्टेप्स आती हैं, एक होती है रिकग्नाइज पार्टी और एक होती है अनरिकग्नाइज पार्टी।
रिकग्नाइज पार्टी वो जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे, जो क्राइटेरिया है इनका मीट करे उसको, तब जाकर उसको रिकग्नाइज किया जाएगा, इधर एज ए स्टेट पार्टी और ए नेशनल पार्टी। ठीक है, जैसे आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बनी क्योंकि उन्होंने 4 अलग अलग स्टेट में उतना वोट शेयर हासिल कर लिया था। और जो अभी सिर्फ रजिस्टर हुई है बट अभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए या कंटेस्ट किए लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो उनको माना जाता है रजिस्टर्ड बट अनरिकग्नाइज पार्टी। उनको रिकग्निशन नहीं मिला है, वो सिर्फ रजिस्टर अनरिकग्नाइज कहलाएंगी, और जिनको रिकग्निशन मिल गया वो कहलाएंगी रजिस्टर्ड रिकग्नाइज पार्टी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई यहाँ पर। तो रूल्स क्या कहते हैं? ए पार्टी इज रिकग्नाइज एज ए नेशनल और स्टेट पार्टी अंडर द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968। इसके लिए क्राइटेरिया है स्टेट लेवल पर कि अगर आपको स्टेट पार्टी बनना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कम से कम वहां से एक लोकसभा सीट जीतनी होगी फॉर एवरी 25 सीट्स, एंड 3% लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स जीतनी होंगी। क्लियर? ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड इज एक लोकसभा सीट जीतिए या फिर 2 असेंबली सीट जीतिए along with 6% ऑफ द वोट्स पोल्ड। जो टोटल वोट्स हुए हैं उसमें 6% वोट्स भी लेने होंगे। दैट इज सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया इज सिक्योर 8% ऑफ वोट्स पोल्ड इन जनरल इलेक्शन, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन में अगर आप 8% वोट ले आते हो तो ये 3 क्राइटेरिया से आप स्टेट पार्टी बन जाओगे तो आपको रिकग्निशन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इसके लिए फिर आपको सिंबल्स आर अलॉटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स एज पर द प्रोविजन ऑफ सिंबल ऑर्डर इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जहां पर काफी सारी पॉपुलेशन अभी भी थोड़ी सी इलिटरेट है हमारी। ठीक है, तो ऐसे में सिंबल बहुत जरूरी हो जाता है। अभी भी गांव वगैरह में जाओगे तो वो कमल और पंजा और यही समझते हैं। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस वो नहीं समझ में आता कुछ लोगों को अभी भी। And okay, so a recognized political party has a reserved symbol that is not allotted to any other candidate in any constituency. Now जैसे बीजेपी का सिंबल है या कांग्रेस का है या आम आदमी पार्टी का है, ये recognized पार्टीज हैं। ठीक है, तो ये वाला सिंबल कोई और पार्टी को नहीं दिया जा सकता इलेक्शन के लिए, या किसी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी नहीं दिया जा सकता। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहे कि मुझे कमल का फूल सिंबल चाहिए, नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो एक रिकग्नाइज पार्टी को दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, बट अगर कोई पार्टी रजिस्टर्ड तो है लेकिन अनरिकग्नाइज्ड है अभी तक, ओके, तो उसको सिंबल दिया जाएगा। एक फ्री सिंबल की लिस्ट होती है जहां से ये वाले सिंबल निकाल दिए जाते हैं रिकग्नाइज पार्टी वाले, बाकी के बहुत सारे सिंबल फ्री कर दिए जाते हैं कि ये अवेलेबल हैं, इनमें से कोई सा एक सिंबल आप ले लीजिए अनरिकग्नाइज पार्टी। ठीक है, तो वो उसमें से चूज कर लेती है फ्री सिंबल में से। ओके, if that party contests in 2 Lok Sabha constituencies or 5% of seats to the assembly। ओके, अगर आप कम से कम 2 लोकसभा सीट्स पे लड़ रही है कोई पार्टी जो कि अभी तक अनरिकग्नाइज्ड है, अगर वो 2 लोकसभा सीट पर लड़ रही है या 5% ऑफ सीट्स असेंबली की टोटल सीट में, जैसे 100 सीट है किसी स्टेट में, तो वहां की अगर वो 5 सीट पे लड़ रही है तो उसको एक फ्री सिंबल दे दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो करंट इशू क्या है इन पार्टीज में? रूल 10 भी हमें बताता है that concession of a common free symbol shall be available to a registered unrecognized party for 2 जनरल इलेक्शन। ठीक है, आपको 2 जनरल इलेक्शन तक दिए जा सकते हैं वो सिंबल, यानी कि 2019 में दिया गया होगा उस पार्टी को और अब 2024 में दिया जा सकता है। फर्दर ए पार्टी शैल बी एलिजिबल फॉर ए कॉमन सिंबल इन एनी सब्सिक्वेंट जनरल इलेक्शन इफ, ठीक है, इफ इट हैड secured at least 1% of votes polled in state on the previous occasion when party availed this facility। तो ये जो शुरू में हमने देखा इन पार्टियों ने, अब ये जो पार्टी थी एनटी के, इसने 1% ज्यादा अचीव कर लिए। ठीक है, 20 की इसने एक बार अचीव किया था बट ये 2021 के जो असेंबली इलेक्शन हुए उसमें नहीं कर पाई। राइट, तो such an unrecognized party should however apply for a symbol every time in the prescribed format, and this application made any time during the period commencing 6 months prior to the expiry of the term of Lok Sabha or State Assembly। ओके, उसके बाद अगर आप आते हो तो सिंबल्स आर अलॉटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो इन जो पार्टीज का सिंबल हुआ है यही हुआ है कि पिछली बार 2 एक सीट जीत लाई थी एक पार्टी, ओके, लेकिन इस बार वो अप्लाई दोबारा अप्लाई करनी थी जब इनको, तो थोड़ा सा लेट हो गए। ठीक है, इनको 6 मंथ्स प्रायर अप्लाई करना था, ये लेट करें तो वही सिंबल दूसरी पार्टी को दे दिया गया है। जिस सिंबल पे मैं जीता था वो सिंबल इस बार कोई दूसरी पार्टी लेके लड़ेगी। ठीक है, तो वो बात थी। लेकिन हमारे लिए जो काम का था बस वो ये 2 चीजें कि रूल्स क्या बोलते हैं और ये करंट इशू क्या है रूल 10 पी का। तो ये 2 पॉइंट्स जो यहाँ पर दिए ये आप एक बार जान लीजिएगा, अगर एग्जाम में आया तो क्वेश्चन थोड़ा टफ कैटेगरी में लाई करेगा तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा उसे। ओके, बाकी इंडिया इज सेट टू बी एप्पल्स नंबर 3 आईफोन मार्केट। अब जैसे जैसे हमारे यहाँ क्या है पेनिट्रेशन बढ़ा इंटरनेट का और काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए, इन्फ्लुएंसर्स का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया में।
हर तरह के गेमिंग इन्फ्लुएंसर भी चल रहे हैं, ये चैटिंग वैटिंग वाले भी चल रहे हैं, बम्बल बी वाले, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये टीचिंग वाले भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इस चक्कर में लोगों ने क्या कहा कि वो सैमसंग वगैरह में प्रॉब्लम ये होती है, थोड़े टाइम बाद ना वो हैंग मारने लगते हैं। तो लोग एप्पल, आईपैड इन सब पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इंडिया इज सेट टू बी एप्पल्स नंबर 3 आईफोन मार्केट बाय 2026, बीटिंग जापान एंड यूके। और ऊपर से पॉपुलेशन है इंडिया की, ये हमारे यहाँ तो छपरी भी सोचता है कि एप्पल फोन ले लूं बस। India is like to surpass Japan and UK as third largest market of Apple in 2026. 2023 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब आईफोन शिपमेंट क्रॉस 10 मिलियन मार्क इन द कंट्री। ठीक, एप्पल अब टॉप ब्रांड बन चुका है इंडिया का, सैमसंग को रिप्लेस करके। सैमसंग को तो खैर वीवो, ओप्पो ने रिप्लेस कर दिया था। एट द सेम टाइम मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। मेड इन इंडिया यानी कि एप्पल के जो फोन हमारे यहाँ बन रहे हैं वो इस वक्त ग्लोबल आईफोन शिपमेंट में 13% कैप्चर कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज बहुत अच्छी न्यूज है। जबकि 2018 में सिर्फ 1% शेयर था मेड इन इंडिया एप्पल फोन्स का, आज 13% है। बट वियतनाम हमसे भी ज्यादा तेजी से चला है। यहाँ म्यांमार में ड्रोन से हमला किया है कैपिटल में, ठीक है, ये प्रो डेमोक्रेसी रेजिस्टेंस जो ग्रुप है। अब देखिए इसमें एक ही ग्रुप नहीं है, इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं जो मैं आपको मेंस 450 प्लस में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, तो इन लोगों ने अटैक किया है कल कैपिटल नेपितो पे। स्पेशल यूनिट ऑफ पीपल डिफेंस फोर्स यूज ड्रोन्स। ये लोग अपने आप को एनयूजी कहते हैं और ये कहते हैं हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, यानी कि उस टाइम पे पार्लियामेंटेरियंस भाग गए थे ना यहाँ से कूप के बाद, उन लोगों ने एक्साइल में ये गवर्नमेंट बना रखी है। फिलीपींस फिलीपींस ने यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जॉइंट नेवल ड्रिल की है टू काउंटर चाइना। ओके, फिलीपींस का मैं आपको बता ही चुका हूँ, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कर रखा है इसने यूएसए के साथ, तो इसको आर्टिकल 5 का बेनिफिट मिलता है, नाटो आर्टिकल 5 का। अब नाटो 75 ईयर्स का हो गया और इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको ऑलरेडी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज के मॉड्यूल में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने आपको 2 पार्ट दिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, 1 और 2, वो दोनों मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओपन है यूट्यूब पे, ही देख लेना अगर देखना हो तो। Okay, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।